हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी। तो हिंदी में क्या पढ़ाने वाले हैं? हिंदी साहित्य पढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा साहित्य पढ़ेंगे हिंदी में। और ये हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, उद्भव कहाँ से हुआ, और रचनाएं सब लेखकों की और कवियों की सब कुछ इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो, हिंदी कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से उद्भव हुआ है, शुरू करते हैं। तो देखिए, हम इस नोट से पढ़ाएंगे, तो सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या है कि हिंदी, देखो, हिंदी हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। तो हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा भारत की एक राजभाषा है। कोई कोई कहता है राष्ट्रभाषा है, कोई कोई कहता है राजभाषा है। न कि वो राष्ट्रभाषा है और ना ही राजभाषा है, एक राज्य भाषा है। ये भाषा है हिंदी। आज दुनिया में लगभग 3000 से 3200 भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। देखो, अगला क्या है? हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। पेपर में आ जाता है कभी कभी कि हिंदी किस भाषा का हिस्सा है। तो किस भाषा का हिस्सा है? बहुरूपीय परिवार का हिस्सा है। बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। आगे देखते हैं, भारत में 4 भाषाएं परिवार हैं। कितनी भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। कौन कौन से हैं? एक भारोपीय भाषा परिवार है, एक द्रविड़ भाषा परिवार है, एक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है, एक चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो इसमें देखते हैं, भारोपीय भाषा परिवार हमारे भारत में 73% लोग बोलते हैं। कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 73% लोग बोलते हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी और बिहारी, ये आती हैं भारोपीय हिंदी परिवार में। कौन में? भारोपीय हिंदी भाषा परिवार में ये आती हैं 3। अगला देखते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार कितने लोग बोलते हैं? 25% लोग बोलते हैं भारत के। वे कौन कौन से हैं? मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये इतने लोग बोलते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है, 1.3 लोग बोलते हैं, 3% लोग बोलते हैं। दक्षिण एशियाई, पूर्वी एशियाई क्या है? चीनी तिब्बत 0.7% बोलते हैं। तो देखो, ये सब भाषा, भारत की भाषा परिवार देख लिया। 4 भाषा परिवार हैं। और क्या है? और 3000 से 3200 भाषा पूरे विश्व में है। कितनी है? पूरे विश्व में है। उसमें से हिंदी भाषा परिवार भी एक हिस्सा है। तो हिंदी भाषा परिवार एक हिस्सा है, उसके 4 भाषा परिवार भारत में है। कौन कौन से हैं? ये जो भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो आगे देखते हैं, हिंदी भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा गया? 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक सत्यम वर्ग, एक केतुम वर्ग। कौन कौन से? सत्यम वर्ग और केतुम वर्ग। सत्यम वर्ग में कौन कौन है? आर्मेनिया है, अजरबैजान है और जॉर्जिया है। ये 3 हैं। और ये भी आर्मीनी और अल्बानिया में एक और है। क्या? भारत ईरानी भाषा। क्या है? भारत ईरानी भाषा है। और केतुम परिवार में इटालियन, ग्रीक भाषा और एशिया और अन्य यूरोपीय भाषा परिवार, फ्रेंच, अंग्रेजी जैसे हो गए, ये हो गए हैं। और देखते हैं, जो भारत ईरानी भाषा है, इसी परिवार का हिस्सा है संस्कृत। इसी से निकली है संस्कृत। किससे निकली है? भारत ईरानी भाषा से क्या निकली है? संस्कृत भाषा निकली है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या आई थी, अब देखेंगे। संस्कृत आई। संस्कृत कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? भारतीय आर्य भाषा, दरद भाषा और ईरानी भाषा। 3 भागों में बांटा गया है। और देखते हैं आगे, जो दरद भाषा, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? पंजाबी भाषा आ जाती है, डोगरी भाषा आ जाती है, हिमाचली भाषा आ जाती है, कश्मीरी भाषा, 4 भाषाएं आ जाती हैं। जो ईरानी भाषा में, उनमें कौन कौन सी भाषा आ जाती हैं? उर्दू भाषा आ जाती है, अरबी और फारसी और दारी और आदि पश्तो आ जाती हैं। पश्तो आदि भाषाएं आ जाती हैं। और देखो, जैसे संस्कृत भाषा परिवार में जो है, भारतीय आर्य भाषा, इससे निकली है हिंदी। भारतीय आर्य भाषा से क्या निकली है? हिंदी निकली है। और भारतीय आर्य भाषा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भारतीय आर्य भाषा पढ़ते हैं। देखो आगे, भारतीय आर्य भाषा आ गई। क्या आ गई? भारतीय आर्य भाषा। देखते हैं क्या है। भारतीय आर्य भाषा को देखो कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय आर्य भाषा को हमारे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, फिर क्या है? आधुनिक
भारतीय आर्य भाषा है। तो इसका कार्यकाल भी देखना पड़ेगा हमें। तो 2000 BC से 500 BC तक क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। और जो मध्यकालीन आर्य भाषा है उसका कार्यकाल 500 BC से 1000 ईस्वी तक है। और जो आधुनिक आर्य भाषा है 1000 ईस्वी से वर्तमान अभी तक है। तो ये ध्यान में देना है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भारोपीय भाषा परिवार है। भारोपीय भाषा परिवार के 4 भाग थे। कौन कौन से भाग थे देखते हैं। यहाँ से भारोपीय भाषा परिवार है। भारत में 4 भाषाएं परिवार थी और 4 भाषा परिवार में भारोपीय भाषा परिवार भी एक था। क्या था, भारोपीय भाषा परिवार था, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार था, चीनी तिब्बती भाषा परिवार था। फिर हिंदी भाषा को 2 भागों में बांटा गया था, सत्यम वर्ग और केतुम वर्ग। सत्यम वर्ग से जो ईरानी भाषा थी, कौन से, भारत ईरानी भाषा थी, इससे संस्कृत निकली है। फिर संस्कृत को हमने कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में से जो एक निकली थी आर्य भारतीय भाषा, हमें आर्य भारतीय भाषा में पढ़ा है। आर्य भारतीय भाषा में क्या पढ़ा है हमने, आर्य भारतीय भाषा में पढ़ा है, मतलब भारतीय आर्य भाषा में पढ़ा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसके कार्यकाल भी देख लिए थे। 2000 BC से 500 BC तक, 500 BC से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से वर्तमान अभी तक चले हैं। जो हमने पढ़ना है प्राचीन आर्य भाषा है। प्राचीन आर्य भाषा में, प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। जो वेदों में लिखी गई थी उसे वैदिक संस्कृत कहते थे। और जो लौकिक लोगों के बीच में आ गई, जनताओं के बीच में जो बोलने लगे लोग, उस भाषा को लौकिक भाषा कहते हैं। लोगों के बीच में जो लौकिक भाषा कहते हैं। तो जो वैदिक भाषा परिवार के में कार्यकाल देखेंगे तो इसके 2000 BC से 800 BC तक था। और वैदिक लौकिक संस्कृत में क्या था, 800 से 500 BC तक था। ये थे कार्यकाल। तो इसमें देखते हैं वैदिक संस्कृत में क्या क्या है। वैदिक एवं छांदस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वैदिक एवं छांदस भी कहते हैं। और उदय नारायण और धर्मेंद्र वर्मा के अनुसार स्वरों इसमें 13 माने गए हैं। हरदेव बाहरी के अनुसार कितने माने गए हैं, 14 माने गए हैं। तो देखो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा बहुत। तो उदय नारायण धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 13 स्वर माने गए हैं। किस भाषा में, वैदिक संस्कृत भाषा में। और हरदेव बाहरी के अनुसार कितने हैं, 14 माने गए हैं। इनमें से 2 ये इम्पोर्टेंट है। हमने पढ़ लिया कौन सी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 2 भाषाएं निकली थी। पहली भाषा ये थी, दूसरी भाषा ये थी। पहली भाषा वैदिक संस्कृति थी, दूसरी भाषा लौकिक संस्कृति थी। फिर यहीं से हमारा भाषा निकलने लगी थी। तो सबसे पहली कौन सी आई, सबसे पहली भाषा जो भागों में तोड़ने के बाद तो वैदिक संस्कृति आई, फिर लौकिक संस्कृति। आगे देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन सी, पाली और प्राकृतिक और अपभ्रंश। तो पाली का कार्यकाल देखेंगे 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो ये हमने गलत बोल दिया था, यहाँ 500 BC है। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत बोलते हैं, द्वितीय प्राकृतिक भाषा को द्वितीय प्राकृत बोलते हैं, और अपभ्रंश भाषा को तृतीय प्राकृतिक बोलते हैं। इसमें से 3 स्वर हैं और 3 लिंग हैं, 4 वो हैं। आगे देखते हैं, ये हो गया। तो सबसे पहले कौन सी आई, यहाँ से देखते हैं वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति, फिर पाली आई है, फिर प्राकृतिक आई है, फिर अपभ्रंश आई है। ऐसे आए हैं भाषा। और देखते हैं और क्या है। अब हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पढ़ेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे। ये है भारतीय आधुनिक आर्य भाषा। भारतीय आधुनिक आर्य भाषा में क्या क्या पढ़ना है हमें। इसमें अवहट्ट पढ़ना है, मध्यकालीन हिंदी पढ़ना, आधुनिक हिंदी पढ़ना। आधुनिक हिंदी में गुजराती, बांग्ला, मराठी और असमिया ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है सब। तो अवहट्ट का कार्यकाल देखेंगे 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक है। मध्यकालीन हिंदी का कार्यकाल 1400 ईस्वी से 1850 तक है। आधुनिक हिंदी का कार्यकाल है 1800 से 50 ईस्वी तक। और देखो अब क्या है, सबसे पहले क्या आई थी, वैदिक आई थी, वैदिक संस्कृति आई थी, फिर लौकिक आई, फिर प्राकृतिक पाली आई है, फिर क्या आई है,
प्राकृतिक आई है, फिर अपभ्रंश आई है, फिर अवहट्टा आ गई, फिर मध्यकालीन हिंदी आ गई, फिर आधुनिक हिंदी आ गई। इस प्रकार से इनका विभाजन हुआ है। आगे देखते हैं अब मध्यकालीन आर्य भाषा क्या है। मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार पढ़ना है। अब कौन सा? मध्यकालीन आर्य भाषा। इससे कितने भागों में बांटा गया है? इसे 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। पहला भाषा सौरसैनिक अपभ्रंश हो गया। दूसरा भाषा क्या हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश हो गया। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया मगधई अपभ्रंश हो गया। फिर पैशाची अपभ्रंश हो गया। फिर ब्राह्मण अपभ्रंश हो गया। फिर मराठी अपभ्रंश हो गया। ये हमारे 6 भाग में बांट दिया गया है। तो इसमें पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है? सौरसैनिक अपभ्रंश में पढ़ना है पश्चिमी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी और राजस्थानी। ये 3 भाषाएं पढ़नी है। अर्धमागधी में कौन आ जाएगा? पूर्वी हिंदी आ जाएगी, अवधी आ जाएगी, बघेली आ जाएगी, छत्तीसगढ़ी आ जाएगी। आगे मगधी अपभ्रंश में क्या आ जाएगी? बिहारी आ जाएगी, भोजपुरी आ जाएगी, मगही आ जाएगी, मैथिली आ जाएगी। और पैशाची अपभ्रंश में क्या आ जाएगा? पंजाबी आ जाएगा। ब्राह्मण अपभ्रंश में सिंधी आ जाएगी। मराठी अपभ्रंश में मराठी आ जाएगी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में। और देखते हैं ये हो गया हमारा। अब देखते हैं आगे। अब हमें क्या पढ़ना है? अब जो ये पढ़ना है हमें पश्चिमी हिंदी। क्या पढ़ना है? पश्चिमी हिंदी पढ़ना है। पश्चिमी हिंदी में कितने भाषा हैं? पश्चिमी हिंदी में 5 भाषा हैं। एक खड़ी बोली है, एक ब्रजभाषा है, बांगुड़ी है, बुंदेली है और कन्नौजी है। ये 5 भाषाएं हैं। 5 भाषा में जो खड़ी बोली है कहाँ कहाँ बोली जाती है? एक हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी भी कहते हैं। इसे जो इतने क्षेत्र ये NCR क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली क्या क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी बोलते हैं, कौरवी और सरहिंदी भी कहते हैं। ये NCR क्षेत्र में बोली जाती है। NCR का मतलब जानते होंगे, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है उसे NCR बोलते हैं। ब्रजभाषा इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भाषा भी कहते हैं। ये क्षेत्र कहाँ बोली जाती है? मथुरा एटा में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? मथुरा एटा में बोली जाती है। और क्या है? बांगरू अपभ्रंश हो गई। बांगरू अपभ्रंश हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है। ये इसे हरियाणा के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। कहाँ कहाँ? रोहतक, हिरास और नींद, ये आप यहाँ पे बोली जाती है। और इसे क्या कहते हैं? हरियाणी भी कहते हैं। बांगरू क्या कहते हैं? हरियाणी भी कहते हैं। और आगे देखते हैं बुंदेली। बुंदेली कहाँ बोली जाती है? झांसी के आसपास के जिलों में बुंदेली बोली जाती है। कन्नौज कहाँ बोली जाती है? कन्नौज में बोली जाती है। कन्नौज में बोली जाती है। तो हमारे पश्चिमी हिंदी हो गई पूरी हैं। कौन कौन सी? 5 भाग हैं। खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बांगड़ी हो, बुंदेली है, कन्नौजी है। कहाँ कहाँ बोली जाती है, क्या बोला जाता है, इनको सब बता दिया इसके बारे में। आगे देखते हैं पूर्वी हिंदी। क्या आगे देखा तो पूर्वी हिंदी आ गई। कौन सी आ गई? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? इसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी भी कहते हैं। ये अयोध्या के क्षेत्र में बोली जाती है। अयोध्या के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। सतना, रीवा, होशंगाबाद के आसपास बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है। तो अवधी कहाँ बोली जाती है? बता दिया, अयोध्या के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली कहाँ बोली जाती है? सतना, रीवा, होशंगाबाद में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है? राजस्थानी कहाँ बोली जाती है? जयपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। मेवात हरियाणा एवं राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी कहाँ बोली? राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। ये हो गई मालवी। और क्या है? मखाड़ी कहाँ बोली जाती है? जोधपुर, बीकानेर में बोली जाती है। जोधपुर, बीकानेर में बोली जाती है। तो एक एक याद करोगे सब याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब आ गई पहाड़ी हिंदी। क्या आ गई? पहाड़ी हिंदी तीसरी सौरसैनिक कहते हैं। तीसरी सौरसैनिक अपभ्रंश कहते हैं। ये कहाँ है? कहाँ बोली जाती है? कहाँ की भाषा है? क्या सब देखते हैं इसके बारे में। इसे गढ़वाली, कुमायूं और पश्चिमी पहाड़ी कहते हैं। इसे ये जो गढ़वाली है ये दूना क्षेत्र उत्तराखंड में बोली जाती है। कुमायूं नैनीताल, अल्मोड़ा उत्तराखंड में बोली जाती है। और पश्चिमी पहाड़ी कुल्लू, मनाली, यूके में बोली जाती है। तो ये तीनों भाषाएं तुम्हारी हो गई। कहाँ कहाँ बोली जाती हैं ये भी बता दिया। आगे देखते हैं
बिहारी हिंदी, बिहारी बिहारी कहाँ बोली जाती है, इसे तीसरे मागधी अपभ्रंश भी कहते हैं। ये मगही, भोजपुरी, मैथिली 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, ये मगही कहाँ बोली है, अब पटना के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार में बोली जाती है। और मैथिली कहाँ बोली जाती है, मुंगेर के आसपास के क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है। तो ये हो गया हमारी। अब देखो नोट में क्या है, 18 बोलियों को 3 उपभाषाएं समूह में रखा गया है, सॉरी 5 उपभाषाएं समूह में रखा गया है। तो ये इसका मतलब समझा रहे हैं, जो 18 बोलियों को 5 उपभाषा परिवार में कैसे रखा गया है, कौन कौन से 8 उपभाषा कौन कौन सी है, तो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है, तो देखते हैं। जो हमने बता दिया ना तुम्हें, ये हमने बता दिया आपको, ये हो गया। इसे यहाँ से आ जाएगा, जो हमने अभी बताया है वही है। पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा परिवार हो गई, पहाड़ी 2 हो गई, पूर्वी हिंदी 3 हो गई, बिहारी कितनी हो गई, 4 हो गई, एक और है राजस्थानी 5 हो गई। तो हमारी पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये हो गई हमारी 5 उपभाषा परिवार। क्या हो गए, 5 उपभाषा परिवार हो गए, ये हो गई 5 उपभाषाएं परिवार हो गई। 18 बोलियां कौन कौन सी हैं देखते हैं। 18 बोलियां देखो, ये 5 ये हो गई, 5 बोलियां ये हो गई, 5 हो गई, और 3 ये हो गई, 8 हो गई, और 4 ये हो गई, कौन सी, 4 ये हो गई, 12 हो गई, 12 के बाद 6 5 5 3 3 ये हो गई, 6 ये हो गई, 6 4 12 6 18 हो गई। ये हो गई हमारी 18 बोलियों को 5 उपभाषा समूह में कैसे बांटा गया, ये हमने सब बता दिया। आगे देखते हैं हिंदी। आगे क्या है, हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग निश्चियूर्ण ग्रंथ में मिलता है। कहाँ मिलता है, निश्चियूर्ण ग्रंथ में मिलता है। हिंदी फारसी भाषा शब्द है। कौन सा शब्द है, हिंदी फारसी भाषा शब्द है। फारस क्षेत्र के व्यक्तियों ने ही इस हिंदी का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। कहाँ के लोगों ने किया, फारस के किया है, जिसमें यह नाम देने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। किसको जाता है, अमीर खुसरो को जाता है। आगे क्या है, आगे देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है। कौन सी है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है। भारत में लिपियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, सिंधु लिपि, खरोष्टी लिपि, देवनागरिक लिपि। कहाँ पे, देवनागरिक लिपि। और लिपि किसे कहते हैं, लिपि किसी भाषा को लिखने के तरीका को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ से हुआ है, तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। ये लिखा भी है साइड में, क्या लिखा है, ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। ब्राह्मणी लिपि को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली। जो उत्तरी शैली है वो है देवनागरिक, और जो दक्षिणी शैली है वो तुलु कर्नाटक है। तुलु जो कर्नाटक शैली में बोली जाती है, लिखी जाती है। और क्या है, मलयालम केरल में, तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। तो ये हमारी दक्षिणी शैली क्या है, ये हो गई उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली ये हो गई, उत्तरी शैली देवनागरिक हो गई। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो है सिंधी लिपि थी। सिंधी लिपि कहाँ पे लिखी जाती थी, ये हड़प्पा लिपि है, हड़प्पा लिपि कहते हैं। ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो खरोष्टी लिपि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। गंधारी लिपि भी कहते हैं इसे, ये अफगानिस्तान से मध्य एशिया में लिखी जाती थी। और देवनागरी लिपि है, इसे इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जटमल के शिलालेखों में हुआ है। ये बताया था किसने, द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार था। ये 7वीं से 8वीं शताब्दी में जो लिखा गया था वो है। आगे देखते हैं देवनागरी लिपि में सुधार। देवनागरी लिपि में किसने किसने सुधार किया, उस व्यक्तियों के नाम पढ़ना है, क्या सुधार किया वो भी पढ़ना है। आगे देखते हैं, देखो बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए छापे खाने में 190
पाउंड का प्रयोग किया है, जिन्हें तिलक पाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तिलक पाउंड कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है? देवनागरी लिपि में सुधार। सावरकर बंधुओं ने गांधी जी के पत्रिका हरिजन के लिए हिंदी की 12 खड़ियों को तैयार किया। किसने किया? सावरकर बंधुओं ने किया। कौन कौन सी 12 खड़ी? ये है बड़का अंगा नहीं सॉरी आ ई उ ए आई ओ औ अंगा, ये है 12 खड़ी। देखते हैं, सावरकर बंधु हो गया। आगे देखते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुनासिक के प्रयोग की सलाह दी। किसने दी? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। और अनुनासिक के प्रयोग की सलाह दी। तो पंचमाक्षर क्या होता है? अंगा, मा, रा, ना, मा, ये होता है। इसकी जगह ये प्रयोग करने का कहा। किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। अब देख लो आगे क्या है। 1935 में नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन हुआ। किसका गठन हुआ था? नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन हुआ था। सभापति कौन थे? गांधी जी थे। और 1945 में नागरिक प्रसारणी, कौन सी? नागरिक प्रसारणी सभा ने नागरिक लिपि सुधार समिति का गठन किया 1945 में। आगे देखते हैं, आगे क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरिक सुधार समिति का गठन किया। राजस्व प्रसाद सितारे हिंद ने नुक्ता के प्रयोग की सलाह दी। का ये है नुक्ता। किसने दी? राजस्व प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा कब माना था? 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, अब संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं के बारे में उल्लेखित है। भाग जो 17 है उसमें दिया गया है ये। अब अनुसूची कितनी है? अनुसूची है हमारी 8 है। अब भाग कितना है संविधान में? 17 है। अब देख लो कौन कौन से 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं हम पूरी पढ़ेंगे। जो कन्नड़ है, जो कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। हिंदी है, उड़िया है तो उड़ीसा में बोली जाती है। कश्मीरी है, कश्मीर में बोली जाती है। मलयालम हो गई, बांग्ला हो गई, पंजाबी हो गई, असमिया हो गई, गुजराती हो नहीं मराठी हो गई, तमिल हो गई, सांस्कृतिक हो गई, गुजराती हो गई, तेलुगु हो गई, उर्दू हो गई। 12 भाषाएं हो गई। अब हमें कितनी भाषाएं बची हैं? 10 भाषाएं बची हैं, वो भी पढ़ते हैं हम 10 भाषाएं। अब ये तो हमारी 12 भाषाएं तभी जोड़ दी गई थी जब संविधान बन के तैयार हुआ था। अब कुछ भाषाएं बाद में जोड़ी गई, वो भी पढ़ते हैं। जो 21वें संविधान संशोधन, कितना? 21वें संविधान संशोधन में हिंदी भाषा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1967 में। तो ये हो गई हमारी 13वीं भाषा। और 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी ये 1992 में जोड़ी गई थी। तो 13 4 17 हो जाएगा। और 42वें संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोरो ये हो जाएगी। तो हमारी कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 21-22 हो जाएंगी। आगे देखते हैं, राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ है। कब हुआ है? 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ है। इसके अध्यक्ष बीजी खैर थे। अध्यक्ष एक थे, अब 20 अन्य सदस्य थे। रिपोर्ट कब आई थी? 1956 में दी गई थी। रिपोर्ट 1957 में संसद के समक्ष पेश किया गया था। संसद के द्वारा एक गठन हुआ जो क्या कहते हैं, संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति जिसे कहते हैं। उसमें कितने? 20 लोकसभा से थे, 10 राज्यसभा थे। अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे। आगे देखते हैं, अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। 2 स्थायी आयोग के गठन के निर्देश दिए गए।
और राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1971 में हुआ, 61 में हुआ था। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। राज अधिनियम 1963 में। राजभाषा नियम 1976 में। ये याद करना पड़ेगा, बहुत पूछता है पेपर में। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण पढ़ना है। आगे देखते हैं, डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज क्या है? ये है ये डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। ये किसने लिखी थी? जॉन फार्ग्यूसन ने लिखी थी। दूसरा क्या है? ब्रजभाषा का व्याकरण 1943 में। राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में। हिंदी शब्दानुशासन 1957 में। ये किसने लिखा है? तीनों भाषाएं किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। किसने लिखा है? किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। कौन सा? ब्रजभाषा का व्याकरण, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी शब्दानुसार। ये तीन जो हैं, ये किसने लिखा है? ये हमारे किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के लेखक की परंपरा। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के लेखक की परंपरा। सबसे पहले, ये देखो, ये वाला फैक्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में फ्रेंच विद्वान गार्जा दादासी ने लिखा है। पुस्तक कौन सी पुस्तक में लिखा है? गार्जा दादासी ने उस पुस्तक में लिखा है, स्टावर द लिटरेयूज एंदुई हिंदुस्तानी। ये है, ये पुस्तक का नाम है। इसका अर्थ होता है इतिहास साहित्य हिंदी हिंदुस्तानी। आगे देखते हैं, जो इस पुस्तक के 3 भाग हुए हैं। कितने भाग हुए हैं? 3 भाग हुए हैं। कब कब हुए हैं? 1839 में, 1847 में, 1871 में प्रकाशन हुआ है। आगे देखते हैं, इस पुस्तक में कुल 738 कवियों का जिक्र हुआ है। कितने कवियों का? 38 कवियों का जिक्र हुआ है। आगे देखते हैं कौन कौन से, जिसमें से हिंदी में 72 कवियों का हुआ है, बाकी उर्दू के कवि थे। कितने थे? 738 में। 738 में 72 कवि जो से थे, वो थे कौन? वो थे हिंदी कवि थे, और बाकी उर्दू कवि थे। इस पुस्तक में कवियों को वर्ण क्रम में रखा गया है। इस पुस्तक में एक ध्यान देने वाली बात है, वर्ण क्रम में लिखा गया है। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद क्या है? जो किसका अनुवाद? हिंदी इसका अनुवाद है, पूछ रहा है। इसका अनुवाद, इसका हिंदुस्तान द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी। इसका हिंदी अनुवाद होता है, क्या होता है? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या होता है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 1952 में। अब देखो आगे क्या पढ़े। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक का दूसरा ग्रंथ है शिव सिंह खेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से लिखा है। किस नाम से लिखा है? शिव सिंह सरोज नाम से लिखा है। आगे क्या है? 1883 में 838 कवियों का जिक्र हुआ है। आगे देखते हैं, फ्रेंच विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने, कौन सा? फ्रेंच विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, जिसे हिंदी से कहते हैं हिंदी इतिहास का वास्तविक ग्रंथ, पहला। इसे आगे बढ़ते हैं। इसका हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हुआ है। अनुवाद कौन किया है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया है 1957 में। आगे देखते हैं, मिश्र बंधुओं ने क्या है? मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की है। किसने की है? मिश्र बंधु विनोद की रचना की है। गणेश तिवारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी ने लिखा। किसने लिखा है? इन्होंने लिखा है।
अब यहाँ से आ जाता है 1800 क्या है 1848 में 1848 में मौलवी कमरुद्दीन ने तज़किरा ए शुअराई हिंदी लिखी, एक पुस्तक लिखी थी ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 3 ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये 3 ग्रंथ लिखे थे। इस 3 ग्रंथ में क्या है, ये कब लिखा था? 1940 में लिखा था, 1952 में लिखा था, 1952 में लिखा था। ये किसने लिखा था? हजारी प्रसाद ने लिखा था। तो ये ध्यान देना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का विभाजन, हिंदी साहित्य का विभाजन किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। यहाँ से चालू हो जाता है अच्छे से हिंदी साहित्य। कौन कौन आदिकाल था? आदिकाल कब से कब तक चला था? 1050 से 1375 तक। भक्ति काल कब से कब तक चला था? 1375 से 1700 तक। रीति काल कब से कब तक चला था? 1700 से 1900 तक। गद्य काल कब से कब तक चला था? 1900 से 1984 तक। तो ये 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था। ये कब आदिकाल, एक बार और रिवीजन करो, 1850 से 1375 तक। भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, 1375 से 1700 तक। रीति काल कब से कब तक चला था? जिसे उत्तर मध्यकाल कहते हैं, 1700 से 1900 तक चला था। गद्य काल किसे कहते हैं? जिसे आधुनिक काल कहते हैं, ये 1900 से 1984 तक चला था। अब देखते हैं आगे, डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का विभाजन। अब वो तो हमने पढ़ लिया रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब पढ़ना नागेंद्र के अनुसार। किसके अनुसार? नागेंद्र के अनुसार। आगे देखते हैं नागेंद्र के अनुसार इन्होंने कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 1050 से 1350 तक, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। ये आदिकाल मध्यकाल और आधुनिक काल 3 भागों में बांटा गया। इनके कार्यकाल देखना है हमें। आदिकाल को जिसे कहते हैं वीर गाथा काल कहते हैं। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, एक भक्ति काल, एक रीति काल। आधुनिक काल हो गया। जो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक चलता है, उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? रासु साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और अपभ्रंश काव्य और फुटकल रचनाएं, ये पढ़ना है हमें आदिकाल में। आदिकाल में क्या क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है। अब मध्यकाल काल आ जाता है, इसमें भक्ति काल पढ़ना है, रीति काल पढ़ना है। भक्ति काल कब से कब तक रहा है? 1350 से 1650 तक। और रीति काल कब से कब तक रहा है? 1350 से 1850 तक। कब से कब तक रहा है? 1850 तक। तो मध्यकाल कब से कब तक चला? 1350 से लेकर और 1850 तक चला है। कब से कब तक चला है? ये चला है। और भक्ति काल में क्या पढ़ना है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत काव्य और सूफी काव्य। और रीति काल में क्या पढ़ना है? रीति काल में पढ़ना है रीति वृद्ध कवि और रीति सिद्ध कवि और मुक्ति कवि, रीति मुक्त कवि, ये पढ़ना है हमें। ये किसके अनुसार है? नागेंद्र के, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार है। ये आधुनिक काल हो गया। क्या हो गया? ये आधुनिक काल हो गया। तो आधुनिक काल का विभाजन पढ़ लेते हैं। आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा है। किसने? एक भारतेंदु काल और द्विवेदी युग काल, एक छायावादी युग काल। तो भारतेंदु काल को क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल कहते हैं। इसका कार्यकाल 1850 से 1900 तक रहा है। द्विवेदी युग जिसे जागरण का सुधार काल कहते हैं, 1900 से 1918 तक चला है। छायावादी युग काल कब से को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? छायावाद युग काल एक है, एक है हमारा छायावादोत्तर काल। क्या है? छायावादोत्तर काल ये है। जो छायावाद काल 1918 से 36 तक चला है। शुक्लोत्तर काल ये छायावादोत्तर काल 1936 से अब तक चला है। इसमें छायावादोत्तर काल भी भाग में बांटा गया है। ये बांटा गया है, ये सिद्धे के ले रहे हैं, ये इसमें बांटा गया है। इसमें प्रगति युग काल, प्रयोगवाद काल, नई कविता 1936 से 43 तक, 1943 से 1943 53 तक, 1953 से अब तक नई कविता। ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे है आदिकाल का नामकरण। आदिकाल को किसने किसने क्या क्या कहा है?
आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा है। आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है। आधार काल किसने कहा है? सुमन राजे ने कहा है। सगन राजे ने कहा है। आधार काल किसने? सुगन राजे ने कहा है। सिद्ध सामंत युग काल किसने कहा? राहुल सांस्कृत ने कहा है। वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। बीजप्पन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे देखते हैं। रीतिकाल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। अंधकाल किसने कहा है? त्रिलोचन ने कहा है। ये 4 लोग यहाँ भी याद करना है। एक बार और रिवाइज करवाए दे रहे हैं। देखते हैं। देखो, आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है। आधार काल किसने कहा है? सुगन राजे ने कहा है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांस्कृतायन ने कहा है। वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। विजप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रीतिकाल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीतिकाल को अंधकाल किसने कहा है? त्रिलोचन ने कहा है। तो याद हो गया होगा। और आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या पढ़ना है हमें? यह सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की प्रज्ञान शाखा से संबंधित है। ब्रजयान शाखा से संबंधित सिद्ध कवियों की कुल संख्या राहुल सांस्कृतिक के अनुसार 84 है। कितनी है? 84 है। इनमें से सराप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। किसे माना गया है? प्रथम कवि माना गया है सराप्पा को। सराप्पा की रचना दोहा कोश है। कौन सी है? दोहा कोश है। आगे देखते हैं। अन्य सिद्ध कवि लुइप्पा, डोम्बिप्पा और आर्यदेप्पा और चंपकप्पा हो जाएगा। चर्यापद के लेखक कौन है? सबरपा है। और सबरपा जो हैं वो ये सहरप्पा के शिष्य हैं। चर्यापद के अन्य नाम चतपिदा हैं। लुईपाद गीतिका के लेखक कौन है? लुईपा हैं। ये सिद्धों के सबसे प्रमुख थे। क्या थे? सिद्धों के सबसे प्रमुख थे। सरप्पा के नाम सरोज, ब्रज, सरप्पाद। रासो साहित्य का नामकरण शुक्ल जी ने किया है। किसने किया है? रासो साहित्य का नामकरण शुक्ल जी ने किया है। देखते हैं आगे। पृथ्वीराज रासो ने किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। पूर्ण किसने किया? जलनर ने किया है। किसने किया है? जलनर ने किया है। इसमें कितने सर्ग थे? 69 थे। 69 थे अध्याय। रस कौन सा है? वीर है और श्रृंगार, दोनों रस हैं इसमें दो अप्रमाणित किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है पृथ्वीराज रासो को। अर्थ प्रमाणित किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी माना। प्रमाणित किसने नाम? श्याम सुंदर दास ने माना है। विजयपाल रासो के लेखक कौन है? नल सिंह भट्ट हैं। रणमल छंद के लेखक कौन है? श्रीधर हैं। हम्पी सरो रासो के लेखक कौन है? साड़क धार हैं। राम रासो कौन है? समय सुंदर हैं। परमाल रासो के हैं? जगनिक हैं। जिसमें आलौदली कहानी है परमाल रासो में। अगला क्या है? बीसल देव रासो नलपति नाल हैं। खुमार रासो दलपति विजय हैं। ये हो गया। एक बार रिवाइज इसे दोबारा और करो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। पूर्णा किसने किया? जलनर ने किया। इसमें कितने सर्ग हैं? 69 हैं। इसमें रस कौन से? वीर है, श्रृंगार है। अप्रमाणित किसने माना है?
रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आर्य प्रमाणित किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। प्रमाणित किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने माना है। विजय पाल रासु किसने लिखी थी? नल सिंह भट्ट ने लिखी थी। रणमल छंद किसने ली थी? श्रीधर ने लिखी थी। रणमल छंद किसने लिखी थी? श्रीधर ने लिखी थी। हम्पी रासु किसने लिखी थी? साड़क धर ने लिखी थी। राम रासु किसने लिखी? श्यामा सुंदर ने लिखी थी। परमाल रासु जगनिक ने लिखी थी, जिसमें आलोक दिल की कहानी है। विशल देव रासु किसने लिखी थी? नलपति नाल्ह ने लिखी थी। कुमार रासु किसने लिखी? दलपति विजय ने लिखी थी। कुमार रासु दलपति विजय ने लिखी थी। आगे देखते हैं। अब देख पढ़ना है हमें नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय पढ़ना है। इसमें क्या है? शिव भक्तों का साहित्य है। इसमें किसका साहित्य है? शिव भक्तों का साहित्य है। इसी संप्रदाय को कनपटा समुदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनपटा समुदाय भी कहते हैं। कुल नाथ कवि कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन से हैं ये भी पढ़ना है। गतेंद्रनाथ, गत्यसेंद्रनाथ, उपनाम विष्णु शर्मा है। क्या नाम है? विष्णु शर्मा। इसकी पुस्तक है ज्ञान कारिका है। क्या है इसकी पुस्तक? ज्ञान कारिका है। गोरखनाथ है। गोरखनाथ सबसे प्रसिद्ध है। पुस्तक क्या है? गोरखनाथ, गोरखवाणी और प्रमाण संकली, ये दो प्रमाण संकली है और गोरखवाणी है। 2 पुस्तकें हैं किसकी? गोरखनाथ की। 2 हो गए। जालंधर नाथ हो गया, चरपटनाथ हो गया, चौरंगोनाथ हो गया, गहरी नाथ हो गया, गोपी चंद नाथ हो गया, ज्वालेंद्र नाथ हो गया, भद्रनाथ हो गया, भद्रनाथ हो गया। ये तुम्हारे 9 नाथ हो गए नाथ संप्रदाय के। कौन कौन से? एक बार और। गतेंद्र नाथ हो गया। पुस्तक क्या है? ज्ञान कारिका हो गई। कौन सी हो गई पुस्तक? ज्ञान कारिका हो गई। गोरखनाथ हो गया। पुस्तक क्या है? गोरखवाणी और प्रमाण संकली हो गई। जालंधर नाथ हो गया। चरपटनाथ हो गया, चौरंगोनाथ हो गया, गृहणीनाथ हो गया और गोपी चंद्र नाथ हो गया, ज्वालेंद्र नाथ हो गया, भरतनाथ हो गया। ये तुम्हारे 9 नाथ हो गए। आगे देखते हैं। फुटकर और अभ्रंश। फुटकर और अभ्रंश रचनाएं विद्यापति और अमीर खुसरो। विद्यापति और भट्ट में कौन कौन सी रचनाएं की हैं? कीर्तिलता और कीर्ति पटाखा लिखी हैं। और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग, गजल का प्रयोग, पहेलियों का प्रयोग, इन सब का प्रयोग किया है अमीर खुसरो ने। मैथिली भाषा में कौन कौन सी भाषा लिखी, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? पदावली लिखी है और गोरख विजय नाटक लिखा है। आगे देखते हैं। विद्यापति क्या लिखे? कीर्तिलता कीर्ति पताका भट्ट में लिखा है। मैथिली भाषा में कौन कौन सी लिखा है? पदावली और गोरख विजय नाटक लिखा है। और विद्यापति के अन्य नाम क्या हैं? कोकिल, मैथिली कोकिल हैं, कवि शेखर हैं। ये 2 हो गए। आगे क्या है? भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका वो किया था। आगे क्या देखते हैं? आगे फिर देखते हैं। आगे है भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण काल कहा है। भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? लोक जागरण काल कहा है। आगे देखते हैं। भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं? 2 शाखाएं हैं। एक निर्गुण शाखा है, एक सरगुण शाखा है। जो निर्गुण शाखा है उसे ज्ञान आश्रय शाखा कहते हैं। इसका नामकरण शुक्ल जी ने किया था। क्या किया था? इसका नामकरण शुक्ल जी ने किया था। और क्या है? सरगुण शाखा है। सरगुण शाखा है 2 शाखाएं हो गई। और निर्गुण शाखा पढ़ रहे हैं। निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कबीरदास हैं। कौन है? कबीरदास हैं। कबीरदास हैं शुक्ल और हजारी प्रसाद के अनुसार। शुक्ल और हजारी प्रसाद के अनुसार हैं कबीरदास। शुक्ल हजारी प्रसाद के अनुसार निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कौन है? कबीरदास हैं। आगे क्या है? कबीरदास के गुरु कौन हैं? कबीरदास के गुरु हैं रामानंद हैं। रामानंद जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। इसकी रचनाएं क्या हैं? साखी सबन रामायणी है। क्या है? साखी सबन रामायणी है। खड़ी बोली प्लस राजस्थानी में लिखी है। ब्रज भाषा एवं पूर्वी हिंदी में लिखी है। ये भाषा है। और आगे देखते हैं। साखी सबन रामायणी का संकलन इसके शिष्य धर्मदास ने 1464 में किया था।
1464 में बीजक के रूप में किया था। किसने किया था? धर्मदास ने किया था। इसका शिष्य था 1464 ईस्वी में किया था। अगला क्या है? निर्गुण शाखा का अगला व्यक्ति क्या है? अगला व्यक्ति है संत रैदास। क्या है? संत रैदास है। संत रैदास 1388 से 1518 तक चला था। इसके गुरु रामानंद थे। कौन थे ये? किसके गुरु थे? संत रैदास। ये मीराबाई के गुरु थे। ये मन चंगा तो कसौती में गंगा, ये रचना लिखी थी। क्या ये रचना है? अब कैसे टूटे राम नाम रट लगी। ये लिखी थी। अगला क्या है? निर्गुण शाखा के कवि और अगला के है गुरु नानक है, जिसकी रचना है जयपूजी, नसीहतनामा और असदीवार रचना के लेखक हैं। ये 3 रचनाएं की थी निर्गुण शाखा में। दादू दयाल है। दादू दयाल है। और यहाँ देखे ले रहे हैं पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? कबीरदास जी ने जो रचनाएं लिखी थी उसे पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर ने कहा है। श्याम सुंदर दास ने कहा है। सतुकड़ी किसने कहा है? शुक्ल के अनुसार शुक्ल ने कहा है। वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो ये याद रखना। क्या याद रखना? पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। सतुकड़ी किसने कहा है? शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये भी देख लेते हैं। कबीर संप्रदाय के कौन है? कबीरदास है। सिख संप्रदाय कौन है? गुरु नानक है। उदासी दास के क्या है? श्री चंद्र है। सत्यनामी संप्रदाय कौन है? जगत जीवन है। निरंजनी संप्रदाय कौन है? हरिप्रसाद है संपादक। और क्या है? और आगे देखते हैं। निर्गुण शाखा एक हो गई। निर्गुण शाखा एक सूफी शाखा के बारे में पढ़ना है। वो हो गई हमारे उसमें, ये हो गई उसमें मुस्लिम में बेसहारा शाखा। ये बेसहारा शाखा है। भारत में सूफी शाखा के प्रवर्तक मुहिउद्दीन चिश्ती थे। इस्लाम है सरा और बेसहारा। जो सरा था हिंदू था, जो बेसहारा था वो क्या था? बेसहारा क्या था? सूफी था। ये पढ़ना है। आगे क्या है? प्रवर्तक कौन थे? मुहिउद्दीन चिश्ती थे। ये याद रखना है। मुहिउद्दीन चिश्ती थे। इस शाखा की पहली रचना क्या है? पहली रचना असायद की हंसावली है को माना जाता है। लेखक रचना हंसावली को माना जाता है। हम लोग देखते हैं। अब इसमें जो सूफी शाखा है उसकी रचनाएं पढ़नी है। जो सूफी शाखा निर्गुण शाखा की हमने बल लिया था। अब इसमें सूफी शाखा में पढ़ना है। देखते हैं इसमें सूफी शाखा में मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखी थी। किसने लिखी? चंदायन ने लिखी थी। और शेख नबी ज्ञानदीप ने लिखी। शेख नबी क्या लिखा था? ज्ञानदीप लिखा था, रचना की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा था? पद्मावत, कन्हावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये लिखा था। नूर मोहम्मद क्या लिखी थी? इंद्रावती लिखा था। नूर मोहम्मद इंद्रावती की रचना की थी। कुतुबन ने मृगावती की रचना की थी। और कासिब शाह ने हंस जवाहरी लिखी थी। और ईश्वरदास ने सत्यवती की रचना की थी। सत्यवती कथा की रचना की। मंझन ने मधुमालती की रचना की थी। जटमल ने प्रेमलता की रचना की थी। नरपति व्यास ने दल दमयंती की रचना की थी। आगे देखते हैं। नरपति एकमात्र हिंदू लेखक है। पंजाब का सूरदास कहते हैं। नरपति हैं ये देखना। उस्मान चित्रावली की रचना की थी। अब निर्गुण शाखा हो गई। अब आ जाओ
निर्गुण शाखा के बाद सगुण शाखा, 2 शाखा में बांटा गया था। सगुण शाखा, सगुण धारा। सगुण धारा में क्या पढ़ना है? सगुण धारा में पढ़ना है हमें, सगुण धारा के प्रतिपादक आदि गुरु शंकराचार्य को माना जाता है। किसे माना जाता है? आदि गुरु शंकराचार्य को माना जाता है, जिन्होंने अद्वैतवाद दर्शन दिया। क्या दिया था? अद्वैतवाद दर्शन दिया था। अद्वैतवाद दर्शन दिया था। अगला क्या है? माधवाचार्य कौन सा दिया था दर्शन? ये द्वैतवाद दिया था। क्या दिया था? द्वैतवाद दिया था। माधवाचार्य ने क्या दिया था? द्वैतवाद दिया था। बल्लभाचार्य ने क्या दिया था? शुद्धाद्वैतवाद दिया था। क्या दिया था? शुद्धाद्वैतवाद दिया था। बल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दिया था। और रामानुजाचार्य ने क्या दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। क्या दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। और निम्बकाचार्य ने क्या दिया था? द्वैताद्वैतवाद दिया था। क्या दिया था? द्वैताद्वैतवाद दिया था। ये हो जाएगा तुम्हारा 4 हो गए। दक्षिण में अलवार और नयनार संत हुए थे। क्या हुए थे? दक्षिण में अलवार और नए नारवार हुए थे। अलवार जो थे, अलवार तो विष्णु के उपासक थे, और जो नए नार थे वो शिव के उपासक थे। जो विष्णु के उपासक थे वैष्णव बोलते थे, और वैष्णव बोला करते थे, बोला जाता था उनको। और जो शिव के उपासक थे वो शैव बोलते थे। अलवार संतों की कुल संख्या कितनी थी? 12 थी। और नयार संतों की कुल संख्या कितनी थी? 63 थी। आगे देखते हैं। अलवार संतों को में सबसे लोकप्रिय छठ कोप है। एकमात्र महिला संत अंडाल, जो गोता कहते हैं, ये दक्षिण भारत की मीरा कहते थे। अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहते थे। जो गया जो सर्वगुण शाखा है उसमें राम भक्ति शाखा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? राम भक्ति शाखा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? राम भक्ति शाखा पढ़ना है। सगुण शाखा में क्या पढ़ना है? राम भक्ति शाखा पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है? सगुण धारा है, राम भक्ति शाखा है। इसमें क्या पढ़ना है? राम भक्त। सगुण धारा जो कोष्टक में शाखा के प्रथम कवि तुलसीदास हैं। जन्म स्थान इनका क्या है? सोरो एटा में है। हजारी प्रसाद के अनुसार, हजारी प्रसाद कहाँ मानते हैं इनका जन्म? एटा में मानते हैं। और राजापुर बांदा में रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। शिव सिंह मानते हैं, और शिव सिंह खेंगर मानते हैं। 2 लोगों यहाँ मानते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी एटा मानते हैं। अगला, इनका जन्म कब हुआ था? 1532 से 1623 तक मानते हैं। माना जाता क्या है? हुआ था इनका जन्म 1532 से 1623 तक। इस जमाने में कौन था भारत में शासन? अकबर था। कौन था? अकबर था। जन्म काल था हो गया। वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? वाराणसी में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था, पत्नी रत्नावली थी। तुलसीदास की रचनाएं देखते हैं। तुलसीदास की रचनाएं हैं वैराग संदीपनी, रामलला, नेहरू और जानकी मंगल और पार्वती मंगल, बरवय रामायण। ये 5 रामायण थी जिसे पंचरत्न बोलते हैं। और बाकी ये है गीतावली। क्या है? गीतावली जिसे पदावली रामायण कहते हैं। कवितावली हनुमान बहुलक है इसमें। दोहावली विनय पत्रिका, और कृष्ण गीत का, और रामज्ञा प्रश्न, और रामचरितमानस। ये हो गई पूरी रचना हो गई तुलसीदास जी की। आगे देखते हैं। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी के कुल कितने ग्रंथ हैं? 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं। उपनाम तुलसीदास जी के क्या है? कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। इस किसने कहा था? नामादास ने कहा था। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। जाति कवि किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने कहा था। मानस का हंस किसने कहा था? अमृतलाल नागल ने कहा था।
एक बार और देख लेते हैं। कल्कि का वाल्मीकि किसने कहा था? नाभादास ने कहा था। मुगल का सबसे महान कवि, इस महान कवि या व्यक्ति किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। जाति कवि रामविलास शर्मा ने कहा था। और महानस का हंस अमृतलाल नागर ने कहा था। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? नरहरिदास का नरहरिदास थे, नरहरिदास थे। और इसने कुछ रचनाएं कृष्ण गीतावली, वैराग संदीपनी, कवितावली, अभिनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, ये ब्रज भाषा, बाकी रचनाएं अवधि भाषा में की है। तो ये बहुत पूछता है, क्या पूछता है पेपर में कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में। दोहावली किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। गीतावली किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में। कवितावली किस भाषा में लिखी गई? विनय ब्रज भाषा में। और बाकी की अवधि भाषा में लिखी गई है। इतनी ये कितनी है? 6 रचनाएं हैं। 6 रचनाएं याद कर लो कि ये किस में लिखी गई? ब्रज भाषा में। बाकी आ जाए कोई तुलसीदास जी की रचना तो सब क्या लगा देना? अवधि भाषा। तो कृष्ण गीतिका, वैराग संदीपनी, कवितावली, विनय पत्रिका और दोहावली, गीतावली, ये किस में लिखी गई हैं? ये किस में लिखी गई हैं? ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। आगे देखते हैं। तुलसीदास जी के ने पहली बार रामचरितमानस किसको सुनाया था? रसखान को सुनाया था रामचरितमानस तुलसीदास जी ने। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की। किसकी रचना की? भक्तमाल की रचना की। केशवदास का जीवन काल क्या है? 1555 से 1617 तक। इसने क्या क्या रचनाएं की हैं ये भी देख लेते हैं हम। इसने रचनाएं की हैं रामचंद्र का, रसिक प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, नखशिखा और छंदमाल। ये किसकी रचनाएं हैं? केशवदास की रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचना है एक बार और देखते हैं। रामचंद्र का, रसिक प्रिया और रतन वाणिनी, विज्ञान गीता, नखशिख, छंदमाल, ये हैं। और देखते हैं आगे, ऊपर देखते हैं आगे क्या है। रामचंद्र की ईर्ष्या में कृष्ण, चंद्रिका की ईर्ष्या में कृष्ण चंद्रिका को गुण नाम कवि ने लिखा। समझ में आ गया होगा। कृष्ण चंद्रिका को किसने लिखा? गुण नाम कवि ने लिखा था। माधवदास चरण रामरासु लिखा था। रायमूल पांडे हनुमत चरित्र लिखा था। लालदास ने अवध विलास लिखा था। अब सगुण धारा हो गई। सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा आ जाओ। कृष्ण भक्ति शाखा में जिसमें सूरदास लोग थे। कौन थे? सूरदास जी। आगे देखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें प्रतिपादन निम्बकाचार रचना 10 श्लोक की थी। श्री भट्ट और उनके शिष्य हरिव्यास देव ने इस शाखा को आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया था? श्री भट्ट और उनके शिष्य हरिदास देव ने इस शाखा को आगे बढ़ाया था। युगल शतक और आदिवानी ये रचनाएं हैं। और किसकी रचनाएं? श्री भट्ट की हैं। कौन है? युगल शतक, आदिवानी। और हरिव्यास देव की कौन रचना है? महावाणी है रचना। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। वल्लभाचार्य ने किसकी रचना की है? पूर्व मीमांसा भास, उत्तर मीमांसा भास, अणुभास। ये अधूरा ले गया था अणुभास। इसके पूर्व इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने किया था। किसने किया था? विट्ठलनाथ ने किया था। आगे देखते हैं। 1565 में विट्ठलनाथ ने अपने 4 शिष्यों और वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को मिलाकर एक अष्टाछाप स्थापित कर दिया। क्या कर दिया? अष्टाछाप स्थापित कर दिया। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य देखते हैं। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, वल्लभाचार्य हो गए। इनके 4 शिष्य, इनके जो 4 शिष्य थे इनको ले लिया था और अपने 4 शिष्य को लेकर के एक का निर्माण कर दिया था। एक अष्टछाप का निर्माण कर दिया था। अष्टछाप कौन कौन से हैं ये देखते हैं। अष्टछाप कृष्ण आ जाता, बहुत पेपर में पूछता है। कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास,
सूरदास, परमानंद दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ये क्या हो गए? ये 8 हमारे अष्ट अष्ट छाप हो गए। एक बार और देखते हैं। ये कुंभन दास हो गया, कृष्णदास, कुंभन दास, कृष्णदास हो गया, सूरदास, परमानंद दास, तो कुंभन दास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, ये 4 हो गए। 4 नीचे वाले चित्त स्वामी, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ऐसे याद करना है इनको। ये जो थे, ये ऊपर वाले थे, वो किसके थे? शिष्य बल्बाचार्य के थे, और नीचे के थे सब विट्ठल नाथ के थे। आगे देखते हैं। सूरदास आ गया। क्या आ गया? सूरदास। तो सूरदास, इनकी रचनाएं क्या है? सूरसागर। कब इनमें कितने पद थे? 4936 पद थे। इसमें 3 भ्रमर गीत थे। क्या थे? 3 भ्रमर गीत थे। सूरदास जी का जन्म देख लेते हैं, मृत्यु देख लेते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था, आगरा में हुआ था, और 1583 ईस्वी में मथुरा में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं सुरसारावली था। इनमें कितने पद थे? 1107 पद थे। साहित्य लहरी में 108 पद, 18 पद थे, सॉरी 118 पद थे। ये पूरे पेपर में आ सकता है। रस खान को क्या बोलते हैं? सैयद इब्राहिम। इनका जन्म 1833 से 1618 में हुआ था। इनकी रचनाएं क्या क्या थी? दान लीला, सुजान सागर, सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, अष्टयाम, ये रचनाएं थी। एक बार मन में गुनगुनाना है और आँख बंद करके सुनना है। कैसे? दान लीला हो गई, सुजान सागर हो गई, दान लीला, सुजान सागर और सुजान रस खान, और प्रेम वाटिका, अष्टयाम। साथ में बोलना है। दान लीला, सुजान सागर, सुजान रस खान, प्रेम वाटिका और अष्टयाम, ये हो गई इनकी रचनाएं। आगे देखते हैं। आगे है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1516 से 1546 तक हुआ था। 1516 में इनके जन्म हुआ था, 1546 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने क्या लिखा है? नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, ये 3 रचनाएं की हैं। कौन कौन सी? नरसिंह जी का मायरा और गीत गोविंद का टीका और राग गोविंद, ये 3 रचनाएं की हैं। इनके गुरु संत रैदास थे, ऊपर बता चुके हैं। रीतिकाल आ जाता है। क्या आ जाता है? रीतिकाल आ जाता है। रीतिकाल पढ़ना है। रीतिकाल को 2 भागों में बांटा है, रीतिवृद्ध, रीतिमुक्त। रीतिवृद्ध में क्या है? रीति को अलंकृत काल किसने? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा। रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। अंतकाल काल किसने कहा? त्रिलोचन की कहा है। संगाल काल किसने कहा है? विश्वनाथ मिश्र ने कहा है। आगे देखते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी हैं। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? रामायण है, श्रृंगार मंजरी है, रसविलास है। क्या है? रामायण है, श्रृंगार मंजरी है, रसविलास है। कौन कौन सी रचना है? रामायण, श्रृंगार मंजरी, रसविलास। आगे देखते हैं। भूषण आ जाता है। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन कौन से? 3 लोग हैं। भूषण हो गया। भूषण की रचना क्या है? शिव भूषण हो गया, छत्रसाल हो गया, शिवा वाहिनी हो गई। क्या हो गई? शिवा वाहिनी हो गई। शिवराज भूषण हो गया, शिवराज भूषण, छत्रसाल और शिवा वाहिनी हो गई। 3 रचनाएं हो गई। घनानंद की कौन है? सुजान सार हो गए। चिंतामणि, भूषणमणि, घनानंद ये रीतिवृद्ध कवि हैं। चिंतामणि, भूषण ये रीतिवृद्ध हैं और घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। और भिखारीदास ने शतरंज शतिका लिखी थी। मतीराम ने ललित ललाम, फूल मंजरी, रसराज ये लिखी थी। आगे देखते हैं। बिहारी लाल ने बिहारी सतसई लिखी थी। इसमें कितने दोहे हैं? ये 719 दोहे हैं। ये ब्रजभाषा के कवि हैं। कौन? बिहारी लाल किस भाषा के कवि हैं? ब्रजभाषा के हैं।
हैं, ये हो गए यहाँ तक। अब आधुनिक काल आ जाता है। आधुनिक काल को क्या बोलते हैं? भारतेंदु काल कहते हैं। भारतेंदु काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इनका जन्म 1850 से 1885 तक 35 साल की उम्र तक जिए थे। 35 वर्ष के। भारतेंदु काल को हिंदी का अपना जागरण काल कहते हैं। और भारतेंदु का उपनाम रसा था। गुरु इनके शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। आगे देखते हैं रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं पेपर को लेकर। देखो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रेम मालिक है, प्रेम मालिक, बकरी विलाप, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी और फूलों का गुच्छा, विजय और विजय वैजयंती और वर्षा विनोद। ये रचनाएं हैं उनकी। रचनाएं हो गई। एक बार और देखते हैं। एक बार प्रेम मालिक, बकरी विलाप, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। प्रेम मालिक, बकरी विलाप, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा और विजय विजयंती, विजयनी विजय, विजय विजयंती और वर्षा विनोद। ये हो गए भारतेंदु मंडल के कवि। भारतेंदु मंडल के कवि कौन कौन से हैं? बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर जगमोहन सिंह। ये 3 कवि हैं। कौन कौन से कवि हैं? 3 कवि हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है? जो बद्रीनाथ चौधरी हैं इनकी रचनाएं वर्षा बिंदु, ललित ललित लालिव लहरी, ललित रैली और प्रताप नारायण मिश्र के प्रेम पुष्पावली है। प्रेम पुष्पावली रचनाएं हैं। डॉक्टर जगमोहन सिंह की रचना क्या उनके हैं? देवयानी, ऋतु संगार, मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। ऋतु संगार जिसे कहते हैं। आज यहीं तक रहने दो। अगले वीडियो में हम पूरा साहित्य पूरा कर देंगे। चलो भाई सब बंद करते हैं हम। 1 घंटे क्लास से ऊपर हो गया है, तो ये 1-2 बार वीडियो देख लेना, सभी रचनाएं याद हो जाएंगी। चलो सभी को नमस्कार।